स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। चिरस्मरणीय गंगा बाबू। मुझे कुछ भी याद नहीं है मैं गंगा बाबू को कब से जानता हूं। शायद बेनीपुरी जी तथा दिनकर जी से परिचय होने के पहले से मैं उन्हें जानता था। जब तीसरे दशक में मेरा पटना आना जाना शुरू हुआ और फूलन बाबू के यहाँ उनकी मित्र मंडली कदम कुआं में बैठने लगी, तभी से मैं गंगा बाबू को शायद जानता हूं। फूलन प्रसाद वर्मा बड़े दिलदार नवजवान वकील थे और दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया था और पटना कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर आर्मर के प्रिय पात्र और सरदर्द दोनों थे। अच्छे विद्यार्थी होने के नाते प्रिय पात्र थे। राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने से उनके सरदर्द भी थे। वे छपरा के थे और छपरा के ही राजेंद्र बाबू तथा जयप्रकाश जी उनके रिश्तेदार भी लगते थे। हम उम्र तथा समाजवादी रुझान के नाते वे जयप्रकाश जी के अत्यंत निकट थे। जयप्रकाश जी गंगा बाबू, बेनीपुरी जी तथा अन्य समाजवादी नवयुवक डॉक्टर लोहिया, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली और मसानी साहब इत्यादि प्राय बराबर उनके यहाँ जुटे रहते और उस युग के नवयुवकों के जुटने तथा बहस मुबहसे में हिस्सा लेने का वह मुख्य केंद्र था। वहां मेरे बड़े भाई बालाजी तथा हमारे ममेरे भाई लाल बाबू, जो बिहार तथा बर्मा के एक बड़े धनाढ्य व्यक्ति के पुत्र थे और जिन्हें फूलन बाबू अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, वे भी वहां जुटते। या लाल बाबू के फ्रेजर रोड स्थित मकान में फूलन बाबू तथा गंगा बाबू जुटते थे। वे गंगा बाबू के जवानी के दिन थे, बड़े जोश खरोश के दिन। उस समय अन्य पार्टियां नहीं थीं, केवल एक कांग्रेस पार्टी थी। उसी के सब कार्यकर्ता थे जिनका सदाकत आश्रम मुख्यालय था। गांधी जी सिर्फ एकमात्र सबके नेता थे जिनके नेतृत्व में सभी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। उन दिनों गंगा बाबू बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव भी थे और बहुत बाद में जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुए और गंगा बाबू संसद सदस्य हुए तो मुझसे भेंट होने पर वे सदा कहते, जब मुझे दमा का दौरा आता तो अक्सर राजेंद्र बाबू मुझे देखने संसद निवास में पहुंच जाते और घंटों बैठकर मुझे दवा और उपचार दोनों बताते। और सदाकत आश्रम में जब मैं उनके साथ रहता था तो उन दिनों की याद वह बहुत करते रहते। दोनों में काफी घनिष्ठता थी और रिश्ता निभाने में तो राजेंद्र बाबू तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से बढ़कर आज तक मैंने किसी को न पाया। और उस पीढ़ी की तो ये खसूसियत थी ही। राजेंद्र बाबू, पंडित कमलापति त्रिपाठी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश जी, मसानी साहब, राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ऐसे उन दिनों के देश के शीर्षस्थ नेताओं से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था। 1952 में जब मेरे बड़े भाई बालाजी यानी राजेंद्र प्रताप सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सहायता से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए तो गंगा बाबू, जो उन दिनों पार्टी के प्रमुख नेता थे, उनसे मेरा संपर्क और भी बढ़ा। फिर दूसरे राज्यसभा के चुनाव में गंगा बाबू भी राज्यसभा के सदस्य हो गए। राज्यसभा में पार्टी लीडर बनाए गए तो भैया के माध्यम से उनकी और मेरी घनिष्ठता और बढ़ी।
भैया उन्हीं के नीचे सभा में काम करते। इसी बीच 1 अप्रैल 1950 से नई धारा का रामनवमी के दिन प्रकाशन प्रारंभ हुआ और बेनीपुरी जी उसके प्रधान संपादक बने। बेनीपुरी जी के समीप आते ही उनके गंगा के साहित्यिक पक्ष से भी मेरा परिचय हुआ। उसी काल में शिवपूजन जी भी छपरा राजेंद्र कॉलेज से इस्तीफा देकर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक बनकर पटना आ गए। पिताजी के यहाँ वह बराबर आने लगे और गंगा बाबू के अनेक किस्से सुनाते। राजा साहब, किसी दिन शाम को सम्मेलन भवन में आया जाए, जहां गंगा बाबू भी जुटते हैं। नलिन जी तो नित्य के मेरे जैसे बैठकबाज हैं ही, और गंगा बाबू से उन्हीं की जुबानी लतीफे सुनिए और दिवंगत साहित्यकारों के संस्मरण भी सुनिए। हंसते हंसते लोटपोट हो जाइएगा। राजनेताओं तथा साहित्यकारों दोनों से उनका ऐसा गहरा संबंध रहा है और आज भी है कि उन्हें सुनकर चकित हो जाना पड़ता है। बेनीपुरी जी युवक के संपादन काल के बड़े रोचक किस्से सुनाते। कैसे गंगा और वो दोनों पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर चारों बनते, और कैसे पुलिस की रेड होती और कैसे युवक की प्रतियां अन्य घरों में छिपाकर वे भाग जाते। कैसे छद्म नाम से कवियों की रचनाएं छपती और कैसे दिनकर और प्रभात ने अपने कवि जीवन की उषा की लाली का युवक के माध्यम से आलिंगन किया। पहले समाजवादी दल कांग्रेस पार्टी के अंदर ही था, मगर देश के स्वतंत्र होते होते समाजवादी दल बाहर निकल आया। कुछ वर्षों तक दल की एकता बनी रही, मगर 5वें दशक के मध्य आते आते यह पार्टी फिर 2 दलों में बटी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दल एक ओर गया तथा जयप्रकाश जी, अशोक मेहता और गंगा बाबू अन्य नेताओं के साथ दूसरी तरफ गए। एक बार जब दोनों दल साथ थे तो पार्टी की महासमिति की एक बैठक पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। अशोक मेहता भाई के मेहमान हो हमारे यहाँ ही ठहरे। मैं उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर सभा स्थल पर ले जाता और ले आता। देखता लोहिया जी की प्रतिक्रिया बड़ी कटाक्षपूर्ण होती। अशोक मेहता तो विचलित हो जाते, मगर जयप्रकाश जी अपने को जब्त ही रखते। इधर गंगा बाबू 2 विपरीत विचारों में एक सामंजस्य, एक मध्यम मार्ग को ढूंढने में भिड़ जाते। बदगुमानी का वातावरण समाप्त हो और पार्टी एकता बनी रहे, यह उनका अंत तक प्रयास रहा। मगर खाई पाटने में वह असफल रहे और पार्टी टूट गई। जयप्रकाश जी बड़े निराश हो गए और इसी मानसिक स्थिति में वे सर्वोदय में चले गए, और गंगा बाबू पार्टी में रहकर भी पार्टी तथा विपक्ष के आपसी मतभेद को देखकर उदासीन से रहने लगे। उन्हें गंदी राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं रही। उन दिनों मैंने बराबर देखा कि वह अब अन्यत्र शांति की खोज में लगे हैं, और अंत में उनकी खोई हुई मां उन्हें फिर मिल गई। मां भारती, मां हिंदी। उसी के आंचल की शीतल छाह में उन्हें शांति और नई प्रेरणा दोनों फिर मिल गईं। और अब जो राजनीति से निकलकर वे फिर अपनी मां के आंचल तले आकर उसी के आश्रित हो गए, तो जीवन के अंतिम क्षणों तक उसी की सेवा, उसी को सारे देश में प्रतिष्ठित करने के अथक प्रयास में रात दिन एक किए। देश के हर कोने में अपनी लंबी उम्र तथा अस्वस्थता की ओर बिना कोई ध्यान दिए दौड़ते रहे, जब तक कि उनके पार्थिव शरीर ने उनका साथ न छोड़ दिया। गंगा बाबू अदृश्य हो गए, मगर उनकी सेवाओं तथा आदर्शों को हिंदी संसार कभी भुला न सकेगा
वही आदर्श आने वाली पीढ़ी को सदा प्रेरणा देता रहेगा और उनके पथ का पाथेय भी होगा। उनकी स्मृति को हमारा शत बार नमन। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।